नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे 14वां पाठ, जिसका नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इस पाठ से संबंधित हम एक पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नियोजन। किसके बारे में? नियोजन के बारे में। जो पढ़ेंगे सब के सब नियोजन से संबंधित ही टॉपिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भारत में नियोजन। भारत में नियोजन समझने से पहले हम ये समझते कि नियोजन क्या होता है। मुख्यतः नियोजन क्या होता है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि नियोजन क्या है। मान लीजिए आप एक नई दुकान डालने वाले हो, आप अपना नया जो है बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये निश्चित करोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि आपको किस चीज़ का बिजनेस डालना है, खाने का, पीने का, साबुन का, किस दवाई, किसका आपको बिजनेस डालना है। पहले सबसे पहले आप उसका उद्देश्य निश्चित करोगे। फिर आप ये निश्चित करोगे कि आपका बिजनेस कौन सी लोकेशन पे, कौन सी जगह पे जाएगा। आपकी जो दुकान है कौन सी जगह पे आप उस दुकान को डालोगे। उस दुकान को बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसमें सामान कितना जाएगा, सामान लाने में जो खर्चा होगा वो कितना जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो आप जो भविष्य में करने वाले हो, क्या अभी आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आप उसकी योजना पहले से ही बना रहे हो। आप करोगे, मतलब मान लीजिए आप दुकान 1 महीने के बाद डालने वाले हो, लेकिन उस दुकान की तैयारी जो सारी प्लानिंग है वो आप 1 महीने से पहले ही कर ले रहे हो कि भाई मुझे इस चीज़ की दुकान डालनी है, इतना खर्चा आएगा, यहाँ पर दुकान जाएगी, यहाँ पे जो है लाइट बिल इतना होगा और इतना टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप एक तरह से जो है पूरी प्लानिंग 1 से 2 महीने पहले से ही कर ले रहे हो। लेकिन दुकान अभी थोड़ी डाल रहे हो, दुकान तो 1 महीने के बाद डालोगे ना, उसकी प्लानिंग 1 महीने पहले ही कर ले रहे हो। तो आप जो भविष्य में करने वाले हो उसकी योजना वर्तमान में ही बना लेते हो, वही नियोजन है। कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब सवालों के जवाब आप पहले से ही ले लेते हो, है कि नहीं। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो इसको ही हम नियोजन कहते हैं, है कि नहीं। कि हम जो पहले भविष्य में करेंगे उसको हम पहले से एक प्लान बना के, एक स्ट्रक्चर बना के रख ले, ताकि जब हम करने जाएंगे तो बड़ी ही स्मूथली, बड़ी ही आसान तरीके से वो चीज़ हो जाए। यही नियोजन है। तो वापस देख लेते हैं क्या नियोजन है, परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, नियोजन वह तकनीक है, नियोजन क्या है? एक तकनीक है। कौन सी तकनीक है? जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम से निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। वापस समझ ले, देखो जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, भाई हम जब दुकान डालने जाएंगे, मैं आपको उदाहरण किसका दुकान के लेके चलता हूँ, ठीक है ना। जब हम दुकान डालने जाएंगे तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास कितना पैसा है कि नहीं। पहले तो हमारे पास कितना पैसा है, तो उपलब्ध संसाधनों का, कि भाई हमारे पास क्या उपलब्ध है, पहला पैसा कितना है, उसका प्राथमिकता क्रम से, कि हम दुकान डालने जा रहे हैं, पैसा थोड़ा सा ही है, पैसा जो है ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पैसा है, तो हम दुकान डालने जा रहे हैं, तो हम उसमें फर्नीचर करवाए कि नहीं करवाए। अच्छा, फर्नीचर करवाना उस दुकान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामान लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब फर्नीचर करवाएंगे तो उसमें ही वो पैसा चला जाएगा, फिर सामान लाने में कम पैसा जाएगा, है कि नहीं। पैसा कम पड़ जाएगा सामान लाने में। तो प्राथमिकता किसको देनी है? फर्नीचर को देनी है कि सामान को देनी है? तो वही प्राथमिक क्रम से, तो प्राथमिक क्या हो जाएगा? सामान हो जाएगा। भाई फर्नीचर बाद में भी कर सकते हैं, पहले सामान ला लाते दुकान में, है कि नहीं। तो उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को, आपका लक्ष्य क्या? आपका लक्ष्य है दुकान डालना। आपका क्या लक्ष्य है? आपको दुकान डालना लक्ष्य है, आपको पैसा कमाना ही लक्ष्य है। विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन बांट देना, कि हाँ पे मुझे ये लक्ष्य अचीव करना है, मुझे इस लक्ष्य को पाना है, उसमें आप बांट दो, एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया दुकान का। मैं अभी आपको राष्ट्रीय लेवल पे लेके चलता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे लेके चलता हूँ कि एक देश में जब नियोजन बनाया जाता है, जैसे भारत में नियोजन है, तो हम भारत की बात करते हैं कि जब भारत के स्तर पे, अपने पूरे देश के स्तर पे नियोजन बनाया जाता है तो वो क्या कैसे होता है। तो जब भी देश के स्तर पर कोई नियोजन बनाते हैं तो पहले देखते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं तो पहले देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है उस योजना पे खर्च करने के लिए, कितना पैसा है उस योजना पे
खर्च करने के लिए, मतलब कितना संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, और जितना संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे प्राथमिक क्या आता है जिसमें हम पैसा लगा सके। तो प्राथमिकता का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि नहीं। और विभिन्न लक्ष्यों की, भाई हमें इस योजना के माध्यम से कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, जैसे कि भारत को जो भूखे लोग सोते हैं उनको सभी को खाना खिलाना है, ये किसी योजना का लक्ष्य हो सकता है कि नहीं। तो उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो अलग अलग लक्ष्य होते हैं कि हमें भी किसी को भूखा नहीं सोने देना है, सबके पास घर हो, है कि नहीं। तो विभिन्न लक्ष्यों को अनुकूलतम की, भाई चलो लोगों के पास घर नहीं है तो इस घर के लिए इतना करोड़ रुपया, लोग भूखे सोते हैं इसलिए इतना करोड़ रुपया इस योजना में बांट दो। अलग अलग सरकार के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है पैसों का, उस पैसों को अलग अलग योजनाओं में बांट दो। सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है, उस योजना में सबसे ज्यादा पैसा लगा दो, जो कम महत्वपूर्ण उसमें थोड़ा कम पैसा लगा दो, है कि नहीं। अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है कि नहीं। तो नियोजन समझ में आ गया, परिभाषा केवल समझ में आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, हम घटक के देखिए, घटक से आपको समझ में आ जाएगा। तो नियोजन के कौन कौन से घटक है, तो मुख्यतः नियोजन के 3 घटक है। सबसे पहला घटक कौन सा है कि प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य, कि भाई आपके पास जो संसाधन है, जितना पैसा आपके पास है, उस पैसे के माध्यम से आपको क्या करना है, क्या करना है, सुपरिभाषित, एकदम निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमको ये भी करना है, ये मतलब आधा नहीं, फिक्स होना चाहिए कि हमें ये ही करना है। हमें अगर गरीबों को खाना देना तो खाना ही देना है, फिर कपड़ों की बात नहीं आएगी, खाना तो खाना ही है कि नहीं। तो सुपरिभाषित लक्ष्य होना चाहिए कि एकदम परफेक्ट, कि हमको ये ही करना है, इसके अलावा 19 या 20 नहीं करना है, इसमें ये ही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। हमें अगर गरीबों को खाना देना है तो खाना ही देना है, कपड़े बाद में दे देंगे, पहले खाना देंगे। तो वो क्या हो गया, सुपरिभाषित लक्ष्य हो गया। एवं उद्देश्य, आपका उद्देश्य भी तो होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए आपका उद्देश्य कि भाई हमें यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला घटक। दूसरा घटक क्या है कि आपने एक लक्ष्य फिक्स कर लिया, आपने पहले फिक्स कर लिया कि भाई आपको गरीबों को खाना देना है कि नहीं, आपने एक लक्ष्य फिक्स कर लिया। तो अभी आप देखेंगे कि आपके पास कितने संसाधन उपलब्ध है। मान लीजिए आप देखेंगे कि भाई आपके पास कितने संसाधन उपलब्ध है, अनुमान लगाएंगे उनका कि मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया उपलब्ध है, एक अनुमान के हाँ 1 लाख रुपया उपलब्ध है, हमें इतने गरीबों को खाना खिलाना है तो इतना हो जाएगा, है कि नहीं। एक अनुमान लगाएंगे कि हमारे पास कितना संसाधन उपलब्ध है। तीसरा क्या है, तीसरा घटक कौन सा है, अभी दूसरे घटक में हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया किसका, संसाधन का, कि कितना संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। तीसरे घटक में अनुमान लगाकर संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम आवंटन करना। हमने दूसरे घटक में क्या किया, अनुमान लगाया। तीसरे घटक में क्या करना है, जो लक्ष्य आपको हासिल करना है उन लक्ष्यों में थोड़े थोड़े पैसे बांट दो। क्योंकि आपको गरीबों को खाना खिलाना है तो गरीबों को खाना खिलाने के साथ साथ मान लीजिए वो जो जाएगा, कोई भाई डायरेक्ट जाके आप खुद तो खाना नहीं खिलाओगे ना, आप किसी की सहायता लोगे, उनमें भी उतना पैसा जाएगा, बटेगा। मतलब सही से उन संसाधनों को आवंटन कर दो, क्या कर दो, आवंटन कर दो, बांट दो उन संसाधनों को। अगर आपको खाना खिलाना तो आपको साइड में कपड़े भी दे सकते हो, आपका ये भी लक्ष्य हो सकता है कि नहीं। तो आप समझ गए कि नियोजन क्या होता है। सीधी सी बात है, आपको नियोजन समझ में आ गया कि भाई हमें पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है कि हमें आगे कौन सी योजनाएं लानी है। यही क्या है, नियोजन है। क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, ये सब सवालों के जवाब वर्तमान में ही निकाल के रख लो, जो भविष्य में करना है उसके। यही क्या है, नियोजन है। वैसे आपके लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ आर्थिक नियोजन योजना आयोग ये सब पूछ सकता है, तो हम अब ये पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये तो हमने नियोजन पढ़ा कि नियोजन कैसे होता है, समझ गए है कि। अभी पढ़ते हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक मतलब पैसे संबंधित, अर्थ का नियोजन। तो उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने को का विज्ञान ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। कि भाई एक देश है, मान लीजिए अपना भारत देश है, उस भारत देश में क्या है, आर्थिक संसाधन कितने हैं, पैसे कितने हैं, कितना धन है। आर्थिक संसाधनों का, उन धन का उपयोग करके
सामाजिक लक्ष्य को, भाई हमको समाज में गरीबी मिटानी है, कुपोषण जो लोग हैं उनको मतलब उनका कुपोषण मिटाना है, इसके बाद जो पोलियो ग्रसित लोग होते हैं उनका मतलब उनको उस बीमारी से निकालना है। तो जो सामाजिक लक्ष्य है उस सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या विज्ञान ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से, कि भाई जितना किसी देश के पास उपलब्ध आर्थिक संसाधन है उसका उपयोग करके देश में जो सामाजिक लक्ष्य होते हैं, समाज के स्तर पर जो लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना, उन लक्ष्यों को क्या करना? प्राप्त करने का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है ना। देखिए 1928 में क्या, देखिए आर्थिक नियोजन की जो परिभाषा है, जो आर्थिक नियोजन का जो ये आइडिया है, ये जो आर्थिक नियोजन का एक तरह से कह सकते हैं आइडिया है, ये सबसे पहले कहाँ आया? तो सबसे पहले आया सोवियत संघ में। सोवियत संघ मतलब आज का रशिया, रूस कह सकते हो आज का, पहले जिसको यूएसएसआर कहते थे, है कि नहीं, सोवियत संघ। तो सबसे पहले इसका आइडिया कहाँ पे आया? सोवियत संघ में आया। कब आया? 1928 में। सोवियत संघ ने 1928 में इस आइडिया पर काम किया और उसने 5 वर्षीय योजनाएं बनाई। कितनी? 5 वर्षीय, 5 साल की योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे लक्ष्यों को रखा और उन योजनाओं को अपने देश में लागू कर दिया। और उसके बाद जो वहां पर चेंज आया, जो बदलाव आया, वहां पर एक अलग लेवल के बदलाव था, एक बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिला। इसलिए उसको क्रांति की तरह, भाई देखिए हमने 5 वर्ष की योजना लागू की और उस योजना के बाद एकदम से देश में क्रांति हो गई, है कि नहीं। तो उन योजनाओं को, 5 वर्षीय योजना को क्रांति की तरह देखा गया। अभी सोवियत संघ से प्रभावित था अपना भारत और रूस की दोस्ती तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी दोस्ती है कि नहीं। तो भारत जो है सोवियत संघ मतलब रूस से जो है काफी प्रभावित रहता है। और जब देश आजाद हुआ उस समय तो बहुत अच्छा खासा प्रभावित था जो है किससे? रूस से अपना देश। इसलिए भारत ने भी जो उनकी जो समाजवादी नीति थी उन नीतियों को अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो भारत ने भी सोचा कि हम भी नियोजन की तकनीक को अपनाते हैं और अपने देश में क्या करते हैं? अच्छा खासा विकास करते हैं। तो 1937 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही काम हो चुका था। देखिए 1937 में सर एम विश्वेश्वरैया, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हुए सर एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था, है कि नहीं। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था, इन्होंने ये बुक लिखी। और भारत में जो नियोजन के पितामह कहे जाते हैं, भारत में जो नियोजन तकनीक के, आर्थिक नियोजन के जो जनक कहे जाते हैं, वो सर एम विश्वेश्वरैया ही कहे जाते हैं। यही कौन है? भारत में आर्थिक नियोजन के जनक है, पितामह है। ठीक है ना। तो भारत जो है रशिया से काफी अच्छा खासा प्रभावित था। जब देश आजाद हुआ तो उस समय नेहरू जी भी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उस समय नेहरू जी भी जो थे रशिया से काफी प्रभावित थे। वो भी जो है थोड़े बहुत समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया? भारत में भी 5 वर्षीय योजनाएं लागू करना प्रारंभ कर दिया कि हम भी भारत में 5 वर्षीय योजनाएं बनाएंगे और जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो महत्वपूर्ण भारत में लक्ष्य है, उस समय भारत में उनको लागू करेंगे। अभी 5 वर्षीय योजनाएं बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? एक योजना आयोग का गठन कर दिया। किसने? पंडित नेहरू ने क्या कर दिया? योजना आयोग का गठन कर लिया। कब गठन किया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया। लेकिन इस योजना आयोग को संविधान में जगह नहीं दी गई। संविधान में उल्लेखित योजना आयोग नहीं है। इस योजना आयोग को संविधान के बाहर रखा गया कि भाई ये संविधानोत्तर संस्था होगी, संविधान के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है। जो काम होगा संविधान के बाहर रहकर इसे संभालेगी। और योजना आयोग को सिर्फ सलाहकारी संस्था कि भाई ये जो योजना आयोग है ये देश में अलग अलग जाके ध्यान रखेगी, रिसर्च करेगी, देश में जो क्या क्या स्थिति चल रही है, कैसी स्थिति चल रही है, ये सब ध्यान रखेगी और हमें देश के लिए कैसी योजनाएं बनानी चाहिए इसकी क्या देगी? सलाह देगी। किसको? सरकार को सलाह देगी, है कि नहीं। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है, संविधान के भीतर नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता, है कि नहीं।
और ये सलाहकारी संस्था के रूप में काम करती है। इस योजना आयोग को बनाने के पीछे, इसका गठन करने के पीछे कौन कौन से लक्ष्य थे, कौन कौन से उद्देश्य थे? तो उद्देश्य कौन कौन से थे? देखिए, उद्देश्य देश के संसाधनों का सही आकलन करना, कि भाई योजना आयोग ये पता लगाएगी कि देश में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, देश में कितना खेती होता है, देश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जो है उपज होती है, और देश में कौन कौन से संसाधन है, देश में कितना जो है लोहा पाया जाता है, कितना कोयला पाया जाता है, मतलब सारा जो है कितने संसाधन है देश में, इसका क्या करेगी? एक सही सही आकलन करेगी, गिनती करेगी, है कि नहीं? तो ये इसका पहला उद्देश्य था। इसका दूसरा उद्देश्य तक क्या था? कि विकास की आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करेगी। भाई योजना आयोग ही बनाएगी पंचवर्षीय योजना की। भाई योजना आयोग को लगा कि अभी देश में जो है गरीबी ज़्यादा है, तो इसको मिटाने के लिए हमें गरीबी से संबंधित कोई योजना लानी चाहिए, है कि नहीं? जब 1950 में देश नया नया आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था नया नया, तो उस समय योजना आयोग बना। तो सबसे पहली योजना कौन सी थी भाई? सीधी सी बात है, उस समय तो देश में काफ़ी भूखमरी थी, काफ़ी बीमारी, लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे। उस समय एक व्यक्ति की, भारत की औसतन आयु 15-16 साल थी, मतलब एक व्यक्ति 15-16 साल तक ही जीता था। सोचिए उस समय ऐसी देश की हालत थी। तो उस समय कैसी योजना लाएगी? सीधी सी बात है, इस प्रकार की योजना लाई जाएगी कि देश में जो है गरीबी को कम किया जाए, देश में जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, इस प्रकार की योजनाएं लाई जाएगी। तो विकास की आवश्यकता के अनुसार, मतलब किस तरह की इस समय देश में किस प्रकार की योजना की आवश्यकता है, वो योजनाएं जो है योजना आयोग बनाएगी। तीसरा उद्देश्य कौन सा है? देखिए, तो प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का सही से आवंटन करेगी, कि भाई देश में अभी प्राथमिक क्या है, अभी सबसे जरूरी क्या चीज़ है? सबसे जरूरी लोगों को खाना देना सबसे जरूरी चीज़ है, कि भाई देश में कोई नया पुल बनाना सबसे जरूरी है, कि नया रोड बनाना जरूरी है? तो सीधी सी बात है, लोगों को खाना देना सबसे अति आवश्यक है, अति सबसे जरूरी क्या है? लोगों को खाना देना। तो इस प्रकार से जो है वो नीति बनाएगी और संसाधनों का इस प्रकार से क्या करेगी? आवंटन करेगी, उनको बांटेगी कि भाई पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में खर्च किया जाए? लोगों को खाना देने के बाद। ब्रिज या जो सड़क है वो तो बाद में भी बन सकती है, ठीक है ना? तो योजना आयोग का यही उद्देश्य था कि भाई देश की स्थिति को भाप कर, देश की स्थिति का पता लगाकर 5-5 साल की योजनाएं बनाना, उन 5-5 साल की योजनाओं के अंतर्गत कोई निश्चित लक्ष्य को रखना और उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यही था योजना आयोग। हालांकि हम अभी आगे चल के पूरा जो है पंचवर्षीय योजना जो है इसके कोई टॉपिक पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अंदर कैसे कैसे काम होता था, ठीक है ना? ये हो गया योजना आयोग। अभी योजना आयोग सही से काम करती है कि नहीं करती? योजना आयोग ने जो योजनाएं बनाई उनको लागू कैसे होगा? तो उन सब बातों पर ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। कौन सी? राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, और ये भी संविधानोत्तर संस्था है, मतलब इसको भी संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता, संविधान में इसको जगह नहीं मिली हुई, संविधान के बाहर है। अभी आप मैंने बताओगे संविधान के बाहर है, संविधान के बाहर है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी चीज, जो भी संस्था, जो भी संगठन संविधान के अंदर नहीं आता ना, उस संगठन में बदलाव करना, संशोधन करना, उसको खत्म करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो संगठन संविधान के अंदर है, उस संगठन को में कुछ बदलाव करना, कुछ उसमें उसको खत्म करना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए संविधान, उसके लिए संसद में जो है विशेष प्रकार का बहुमत की आवश्यकता होती है, फिर संशोधन होता है। आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स में, है कि नहीं? तो वही तो संविधान के बाहर और मतलब अंदर, यही है संविधान के अंदर और संविधान के बाहर के संगठन में फर्क, ठीक है? देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद में इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री है वो इसमें सदस्य रहेंगे, और जो अन्य राज्यों के, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है वो इसमें सदस्य रहेंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, अपने देश में जितने केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासक, मतलब उनको जो चलाते हैं, वहाँ के जो प्रशासक रहते हैं वो इनमें रहेंगे, क्या? सदस्य रहेंगे। और जो नीति आयोग के सदस्य, ये नीति आयोग क्या है? ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जो योजना आयोग है, ये जो योजना आयोग है, यही 2015 में नरेंद्र मोदी ने इसको नीति आयोग में बदल दिया। तो जो नीति आयोग के सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रीय विकास परिषद में ही सदस्य भी रहेंगे, है कि नहीं? राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे? तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था? कि योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों
तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करना कि भाई जो योजना आयोग जो जो नीतियां बनाएगी, जो जो नियम बनाएंगे, जो जो कार्यक्रम बनाएंगे, उन कार्यक्रमों में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र शासित प्रदेशों को सबको साथ में मिल करके जो है योजनाएं बनाना है। सब साथ में लेकर के योजनाएं बनाए जाए। तो सबसे पहला उसका उद्देश्य यही था कि भाई जो योजनाएं बनी है उन योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए, उन योजनाओं को सही से लागू करने के लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और साथ में ही केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भी साथ में लेकर के जो है उन योजनाओं को सही से लागू किया जाए। नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कि जो नियोजन की प्रक्रिया है, जो योजना आयोग ने जो भी नियोजन की प्रक्रिया बनाई है उसको विकेंद्रीकृत करना, मतलब कि हर जगह राज्य अपने हिसाब से लगा सके, केंद्र सरकार अपने हिसाब से लगा सके, तो उस प्रकार से जो है उसको विकेंद्रीकृत करना है कि नहीं। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन व समय समय पर समीक्षा करना कि जो योजना आयोग ने जो जो योजनाएं बनाई है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो योजना सही से लागू हुई है कि नहीं हुई, इसका समय समय पर समीक्षा करना, समय समय पर ध्यान देना। यही है क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य है। भाई भारत ने आर्थिक नियोजन अपना तो लिया, लेकिन उसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों अपनाया, किस उद्देश्य से अपनाया, वो कौन कौन से उद्देश्य है। तो आपकी पुस्तक में, आपकी बुक में 10 उद्देश्य दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना कि भाई अपने देश का जो आर्थिक विकास है, जो अपने देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हासिल करना, उसको प्राप्त करना। सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको एक सही स्तर पर पहुंचाना, सही मुकाम पर उस अर्थव्यवस्था को पहुंचाना। दूसरा कौन सा उद्देश्य है, गरीबी की समस्या का समाधान करना कि जो देश में इतनी गरीबी है उसका समाधान करना, सभी लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सके, कपड़े मिल सके, सभी लोगों को रहने के लिए निवास मिल सके, तो गरीबी की समस्या को दूर करना। आय की असमानताओं को कम करना। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति एक दिन का 1 लाख कमाता है और कोई व्यक्ति 1 महीने में 100 रुपया कमाता है। तो जो ये आय की असमानता है ना, इसको कम करना कि भाई सबको लगभग सब एक जैसा पैसा कमाए। हालांकि ये कभी संभव होगा नहीं, लेकिन कोशिश करना कि अधिकतर लोग जो है उनमें आय की असमानता ना हो, ज़्यादातर लोग एक जैसा जो है उनकी आय हो, पैसा कमाएं। और सामाजिक न्याय की क्या करना, स्थापना करना कि भी सबको समाज में सही ढंग से न्याय मिल सके, समाज में एकता आ सके, है कि नहीं। मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना। भारत में जनसंख्या बहुत है और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है युवाओं की, है कि नहीं। जो हम जैसे युवा लोग हैं उनकी जो जनसंख्या अधिक है, तो जो युवा है, जो युवा पूंजी है, जो मानवीय पूंजी है, उनका अच्छे ढंग से उपयोग करना, उनको सही काम में लगाना, अच्छे ढंग से उपयोग करके और नए नए रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध कराना कि भाई जो युवा है उनको अच्छे से रोजगार मिल सके। जब वो रोजगार करेंगे, काम करेंगे, तब तो देश का विकास करेंगे ना, घर पे बैठ के थोड़ी कुछ होगा, है कि नहीं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना कि देश जो है आत्मनिर्भर रहे। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्या कहे, आत्मनिर्भर भारत को उन्होंने नारा दिया है कि अपना देश क्या बने, आत्मनिर्भर बने, खाद्यान्न के क्षेत्र में बने। हालांकि वो खाद्यान्न के क्षेत्र में बन चुका है और औद्योगिक कच्चे माल के क्षेत्र में वो भी धीरे धीरे बन ही रहा है, बन भी जाएगा, लगभग बन गया औद्योगिक कच्चे माल के क्षेत्र में। हालांकि औद्योगिक कच्चे माल के क्षेत्र में पूर्ण रूप से भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और कोई भी देश औद्योगिक कच्चे माल के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, लेकिन भारत जो है वो खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर बन ही गया है। भारत में इतना अनाज पैदा होता है कि वो दूसरे देशों को अगर बेच भी दे उसके बाद भी काफ़ी अनाज बच सकता है अपने देश में, इतना आत्मनिर्भर भारत हो गया है। और ये कमाल किसका है, हरित क्रांति का, है कि नहीं। छठा उद्देश्य कौन सा है, परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को का आधुनिकीकरण करना। पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से आ रही थी कि भाई घरेलू उद्योग को आगे बढ़ाना वगैरह, मतलब जो परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको बदल के आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदलना कि भाई पहले जो अर्थव्यवस्था थी सिर्फ अपने भारत तक सीमित थी, आधुनिक अर्थव्यवस्था कैसी है, पूरे विश्व तक सीमित है। हालांकि जो ये
आधुनिकीकरण है अर्थव्यवस्था का, ये तो हो चुका है, इस उद्देश्य को तो प्राप्त कर चुके हैं, हम आगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार करना, अपने देश में कोई भी किसी को भी सभी को शिक्षा देने का हक है, सभी लोग शिक्षा ले, शिक्षा के लिए अलग अलग स्कूल बनाने, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाने, तो ये सरकार का काम है कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, है कि नहीं। और अपने देश में आर्थिक स्थिरता लाना, कि भाई इकोनॉमिक जो है स्थिरता हो, आर्थिक स्थिरता हो। हालांकि जो आर्थिक स्थिरता है वो आर्थिक विकास के बिना अर्थहीन है। जब तक अपने देश का आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास स्थिरता अपने देश में नहीं आएगी। तो अगर आर्थिक स्थिरता अपने देश में लानी है तो पहले क्या करना होगा, आर्थिक विकास करना होगा। आर्थिक विकास करने के बाद ही देश में आर्थिक स्थिरता आ सकती है। नवा जो उद्देश्य है वो कौन सा है, ग्रामीण का विकास करना, मतलब गांवों का विकास करना, सामाजिक स्तर पर विकास करना, सामुदायिक सेवाओं का क्या करना, विस्तार करना, है कि नहीं। 10वां उद्देश्य कौन सा है, क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। जो क्षेत्रीय असमानता है कि भाई ये शहर ज़्यादा डेवलप्ड है, ये थोड़ा कम डेवलप्ड है, यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती है, यहाँ पे थोड़ी कम सुविधाएं मिलती है, तो जो क्षेत्रीय असमानता है इनको कम करना, इनकी समाप्ति करना, है कि नहीं। तो ये तो हो गया भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसके उद्देश्य क्या क्या है, कुल 10 उद्देश्य है। आप अपने बुक में देखिए, अच्छे से लिखे हुए, अच्छे से पढ़िए आप। अभी देखते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इस टॉपिक को हम देखेंगे एक बड़ी सी अच्छी सी स्क्रीन पे देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि इसमें हमको एक टेबल को समझना है, तो इसलिए वहां पे ही संभव है कि हम अच्छे से उस टेबल को समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी हम देखते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो आइडिया है वो आइडिया हमने रूस से, मतलब यूएसएसआर से एडॉप्ट किया। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कहाँ लागू हुई थी, रशिया में लागू हुई थी, रूस में लागू हुई थी। तो यही आइडिया जो है हमने रूस से एडॉप्ट किया और उसी आइडिया के तहत हमने भारत में 5-5 वर्षों की योजनाएं लागू की। इन 5 वर्षों की योजनाओं के बीच में लक्ष्य निर्धारित किया जाता था कि हमको भाई हाँ 5 वर्ष, इस 5 वर्ष के बीच में हमको ये काम करना है, इस 5 वर्ष में हमको ये काम करना है। तो इस प्रकार के जो है लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे और कोशिश की जाती थी कि इन 5 वर्षों में ही जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को हासिल किया जाए। जैसे कि भारत नया नया आजाद हुआ था तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, 1 अप्रैल 1951 में। तो जब भारत नया नया आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद भारत में बहुत गरीबी थी, लोग भूख से मर रहे थे। भारत में जो लोग, जो स्वास्थ्य की कमी थी, मतलब लोग सही से अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहे थे। लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी, मतलब जो जीने की आयु थी वो बहुत कम थी, लोगों को सही से दवाई नहीं मिल पा रही थी। तो सीधी सी बात है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई उसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए होंगे, तो भाई सबको सही से खाना मिले, सबको सही से स्वास्थ्य मिले, तो इसी प्रकार के जो है लक्ष्य रखे गए होंगे। और इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये 5 वर्षीय योजना, प्रथम 5 वर्षीय योजना को लागू भी किया गया था। तो सबसे पहले प्रथम 5 वर्षीय योजना कब लागू की गई थी, 1 अप्रैल 1951 को ये प्रथम 5 वर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है और 13वीं पंचवर्षीय योजनाएं जो है चल रही है। लेकिन इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने, इनको बनाने के बीच में कई प्रकार के बीच में बाधाएं आती गई। कभी कभार तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई नहीं गई, उनको लागू ही नहीं किया गया, और कहीं कहीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको वार्षिक योजना में भी बदल दिया गया। तो वो कौन कौन सी बाधाएं थी देख लेते। देखिए, सबसे पहले 1967 से लेकर 1969 के बीच में पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते, देखिए 1967 से बीच में 1959 के बीच में यहाँ पे पंचवर्षीय योजना जो है लागू नहीं की गई। तो ये 3 साल का समय था, इन 3 साल के समय के बीच में जो है पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। क्यों नहीं लागू की गई, तो सबसे पहला कारण था भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में, और उसी वक्त जो है सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ने के चलते भारत में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, जिसके चलते जो है महंगाई जो है अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, मूल्य वृद्धि हो गई थी। तो इसके कारण जो है इन 3 वर्षों के बीच में 1967 से लेकर 1969 के बीच में किसी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लागू की गई। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। तो योजना अवकाश कितने साल का था, 3 साल का था, 1967 से लेकर 1969 के बीच का। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद
1977 में जनता सरकार आई। आपको पता है जनता सरकार आई, जनता सरकार बहुत से उसमें बहुत दो तीन सरकारों ने दो तीन दलों ने जो है गठबंधन करके जनता सरकार बनाई और 1977 में जनता सरकार आई और यह सरकार 3 सालों तक चली। अभी 3 सालों तक चली तो आते ही जो 1977 में जो योजना चल रही थी, 1977 के बीच में आते ही इसने जो 5 साल से पहले जो पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसको 1978 में ही खत्म कर दिया। जबकि वो योजना जो है कब खत्म होने वाली थी, 1980 के आसपास वो योजना खत्म होने वाली थी, लेकिन 2 साल पहले ही उस योजना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 2 साल पहले उस योजना को समाप्त करके जो है नई योजना बनाई गई। कौन सी नई योजना बनाई गई? 1978 में जनता सरकार ने नई पंचवर्षीय योजना बनाई। कौन सी? अनवरत योजना प्रस्तुत की। अनवरत योजना मतलब क्या होता है कि पहले से जो योजना चल रही है उसको रोक दो, उसको बंद कर दो और दूसरी अपनी कोई नई योजना ले आओ और उसको जो है उसमें नए लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करो। यही होती है अनवरत योजना। तो जनता सरकार ने 1978 में नई अनवरत योजना लाई जो कि 1983 तक चलनी थी। लेकिन अफसोस ये रहा कि जनता सरकार 1980 में ही गिर गई और 1980 में फिर आई कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने आते ही क्या किया, जो ये अनवरत योजना थी जो जनता सरकार ने लाई थी, आते ही इसको समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद 1980 में 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है कांग्रेस सरकार ने घोषित की जो कि 1985 तक चलनी थी, है कि नहीं। अभी जो ये अनवरत योजना समाप्त की, इस योजना को कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि 1978 से लेकर 1989 के बीच की जो एक वर्षीय जो योजना थी, 1978 और 1989 के बीच की जो योजना थी, इसको पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। जो 5वीं योजना थी, कौन सी? देखिए यहां पे इस 5वीं योजना में आप टेबल में देख सकते हैं, 5वीं योजना में इसको शामिल किया गया। मतलब कि जो 1978 और 1979 के बीच का जो समय था, जो 1 साल का समय था, इस समय में जो योजना चली इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और 1979 से 80 के बीच की जो 1 साल की जो योजना चली इसको 1 वर्षीय योजना घोषित कर दिया गया। तो कांग्रेस ने आके ये काम किया। अभी इसके बाद देखिए 1990 में तो योजना 5 वर्षीय योजना लागू ही नहीं हुई, बनी ही नहीं 1990 के बीच में। तो 2 साल के 1990 से लेकर 1992 के बीच में 2 साल का गैप रहा। क्यों रहा? क्योंकि राजनीतिक स्थिति के कारण। आपको पता होगा कि 1989 में, 90 में और 91 में, इन 3 सालों में भारत में लगातार 3 प्रधानमंत्री बदले। इतनी राजनीतिक अस्थिरता थी कि भाई 1 साल जो सरकार 1 साल तक चली, दूसरी सरकार गिरी, तीसरा प्रधानमंत्री, मतलब इस प्रकार से 1-1 साल सरकार चलती गई और 3 प्रधानमंत्री 3 वर्षों में बदल गए। तो इतनी राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण 1990 में कोई वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना बन नहीं पाई और 2 वर्षों का गैप रहा। फिर 1992 में पंचवर्षीय योजना बनी और अभी तक चल रही है। अभी जो है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और ये 2022 या 23 तक ये योजना चलेगी। कब तक? 2022 या 23 तक ये पंचवर्षीय योजना चलेगी। ठीक है, अभी हम समझते हैं नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? देखिए भाई साहब, योजना आयोग जो था, कौन सा आयोग? योजना आयोग। योजना आयोग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत का राष्ट्रीय संस्थान। क्या? बदलते भारत का राष्ट्रीय संस्थान। नीति एन से नेशनल से एन, इंस्टीट्यूशन से टी, आई इंस्टीट्यूशन से आई, ट्रांसफॉर्मिंग से टी और आई से इंडिया से आई। तो ये क्या हो गया? नीति हो गया। तो नीति आयोग। योजना आयोग जो था उसको बदल के 2015 में क्या कर दिया गया? नीति आयोग। योजना आयोग को क्यों बदला गया नीति आयोग में? कुछ तो कारण रहा होगा। तो जी बिल्कुल इसके पीछे कारण था। देखिए जो योजना आयोग था उसमें क्या होता था कि केंद्र सरकार कोई भी योजना बनाती थी और उसको सभी राज्यों में क्या करती थी? लागू करती थी। मतलब जो योजना आयोग था ये अपर टू बॉटम था, मतलब अपर टू बॉटम, ऊपर केंद्र सरकार में योजनाएं बनती थी और ग्रामीण स्तर पर लागू होती थी वो योजनाएं।
तो इतनी सफल नहीं हो पाती थी वो योजनाएं, है कि नहीं। लेकिन नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग में योजनाएं जो है बॉटम स्तर पर बनती है, निचले स्तर पर बनती है, ग्रामीण स्तर पर बनती है, जिला स्तर पर बनती है, राज्य स्तर पर बनती है, मतलब निचले स्तर पर नीति आयोग में योजनाएं बनती है। उन योजना को सुझाव मांगे जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर से उन योजनाओं को लागू किया जाता है। तो क्या होता है, एक अच्छे से सभी क्षेत्र में उस योजना का लाभ पहुंच जाता है। ठीक है, नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये गैर संवैधानिक संस्था है, इसको भी संविधान में जगह नहीं मिली हुई है, योजना आयोग को भी संविधान में जगह नहीं मिली हुई थी। इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। थिंक टैंक मतलब, थिंक मतलब सोचना, टैंक मतलब भंडारण करना। तो सोचने का क्या भंडारा है कि यहाँ पर सब लोग आएंगे, सोचेंगे कि अपने देश का विकास कैसे हो, अपना देश आगे कैसे बढ़े, उसके विषय में क्या करेंगे, सब सोचेंगे। थिंक टैंक, अपनी सोच को लगाएंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यतः इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस हिसाब से इस समय अपने नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो है इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, है कि नहीं। अभी जो नीति आयोग है, नीति आयोग के प्रमुख 2 केंद्र है, 2 हब है। कौन से प्रमुख केंद्र है, 2 प्रमुख केंद्र है, 2 हब है। कौन कौन से हैं, पहला है टीम इंडिया हब, दूसरा है ज्ञान और नवाचार हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ज्ञान और नवाचार हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या करता है, टीम इंडिया हब क्या करता है कि जो राज्य है अपने देश में, जो 28 अलग अलग राज्य है, उन सभी राज्यों को जो केंद्र के साथ शामिल करने का काम करता है। देखिए अक्सर क्या होता है ना, केंद्र में अगर अलग सरकार है, किसी अलग पार्टी की सरकार, जैसे भी बीजेपी की सरकार है, और राज्य में अगर किसी अलग पार्टी की सरकार है, तो हमेशा केंद्र और राज्य के बीच जो है ठीक से बनती नहीं है। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए कि सही से केंद्र की योजना राज्य से पहुंच सके, इसी को करने के लिए ये टीम इंडिया हब बनाया गया है कि राज्यों और केंद्र के साथ शामिल करना, मतलब राज्यों को केंद्र के साथ शामिल करना, मिलजुल के काम करे। ठीक है ना। दूसरा कौन सा हब है, ज्ञान और नवाचार हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नवाचार का मतलब इनोवेशन, सोचना, नई नई चीजें सोच के उसको अप्लाई करना, इनोवेशन करना, नई नई चीजों का क्या करना, खोज करना, इनोवेशन करना। नीति आयोग की जो थिंक टैंक, जो थिंक टैंक पढ़ा है, नीति आयोग की जो थिंक टैंक क्षमता है, इसको मजबूत करना कि लोग यहाँ पे अपने ज्ञान का उपयोग करके नया नया इनोवेशन करें, नया नया नवाचार करें, सोचे, कुछ कुछ बनाए, है कि नहीं। तो ज्ञान और नवाचार हब क्या है कि थिंक टैंक की क्षमताओं को मजबूत करना, यही जो है ज्ञान और नवाचार हब है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसके बाद इसके नीति आयोग के विषय में और देखिए क्या है कि भारत सरकार के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रम निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी कौन देता है, नीति आयोग देता है। मतलब नीति आयोग जो है वो भारत सरकार को रणनीतिक दीर्घकालीन नीतियों के लिए सलाह तो देता ही देता है, और साथ में कार्यक्रम केंद्र सरकार के लिए बनाता ही बनाता है, किसी योजना को लेकर अलग अलग कार्यक्रम बनाता ही बनाता है। लेकिन साथ में भारत सरकार को नीति आयोग तकनीकी सलाह भी देता है कि कौन सा काम कैसे करना है, कैसे किस प्रकार इसमें तकनीक का उपयोग होगा। मतलब एक तकनीकी सलाह, है कि नहीं, कि ये योजना बनानी है, इस योजना का किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन होगा, कैसे ये योजना गांवों तक पहुंचे, कैसे इसका लाभ मिलेगा, तो वो सब तकनीकी सलाह भी ये नीति आयोग केंद्र सरकार को देने का काम करता है। इसके अलावा जो नीति आयोग है ये सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित, सबसे बड़ी इसकी बात क्या है, सहयोगपूर्ण संघवाद। संघवाद मतलब केंद्र और राज्य को साथ में लेके चलने का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। साथ में एक संबंध, अच्छा रिलेशन बनाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो यही है नीति आयोग। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ लिए और आज आपका जो 14वां पाठ है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, फिलहाल इसको समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, बैठा हूं आपको यहाँ पे बताने के लिए मैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।